गुड इवनिंग फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आपका हनी स्टडी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन का सेकंड क्लास के बारे में, जो आज हम देखेंगे भाग 3। उसमें कितने अनुच्छेद हैं, कहाँ कहाँ से हैं और कौन से अनुच्छेद में किस चीज़ के बारे में वर्णन किया है, इन सब के बारे में आज देखेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए आज के इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड मेरे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। साथ में कमेंट करें, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट से पूछ सकते हैं, क्योंकि ये अपनी क्लास है और यहाँ अपनी बातें होंगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं भारतीय संविधान का भाग 3। भाग 3 में क्या कहा गया है? भाग 3 में किसके बारे में चर्चा है? तो मूल अधिकार के बारे में चर्चा है। भाग 3 में मूल अधिकार के बारे में चर्चा किया गया। मूल अधिकार क्या होता है? वे अधिकार जो मानव को जीने के लिए उसके जीवनचर्या को सरल बनाता है। उसके कुछ अधिकार होते हैं जिस वजह से वह स्वतंत्र रूप से जी सकता है, उसे मूल अधिकार कहते हैं। मूल अधिकार है तब आज हम स्वतंत्रता पूर्वक अपना जीवन यापन कर रहे हैं। यही हमारे मूल अधिकार की वजह से हम आज स्वतंत्र हैं। अगर हमें मूल अधिकार प्राप्त नहीं होता तो आज हम हमारी ज़िंदगी कैसे होती? कैदी की तरह होती। जैसे जेल में एक कैदी की ज़िंदगी होती है, उसी प्रकार हमारी ज़िंदगी कैसे होती? एक कैदी के समान होती। तो चलिए देखते हैं मूल अधिकार के बारे में अनुच्छेद 12 से 35 तक क्या क्या कहा गया है। सबसे पहले हम देखते हैं मूल अधिकार। परिभाषा किस प्रकार से दे सकते हैं? मूल अधिकार को नैसर्गिक अधिकार कहते हैं, क्योंकि ये जन्म के बाद मिल जाता है। जो मूल अधिकार है वो जन्म के बाद से ही मिल जाता है। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उसको स्वतः ही उसे मूल अधिकार मिल जाता है। मूल अधिकार को किस नाम से जाना जाता है? मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा के नाम से जाता है। ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इसे नोट डाउन करके ज़रूर रख लें कि मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। तो ये मूल अधिकार या मौलिक अधिकार को ही मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसे कौन से देश से लिया गया है? तो इसे यूएसए से लिया गया है। यूएसए से कौन सा भाग 3 का मूल अधिकार यूएसए से अडॉप्ट किया गया है, लिया गया है। अब देखते हैं उसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णन करना है। मूल अधिकार भाग 3 उसमें 12 से 35 तक में उनके बारे में वर्णन किया हुआ है। तो हम एक एक करके सभी अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे। जो सबसे पहला है अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 में मूल अधिकार की परिभाषा दी गई है। जो मूल अधिकार की परिभाषा है वो अनुच्छेद 12 में उसकी चर्चा की गई कि मूल अधिकार क्या है, कैसा है और किसे मूल अधिकार कहते हैं, इसकी परिभाषा दी गई है। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 में कहा गया है, यदि हमें मूल अधिकार किसी दूसरे के मूल अधिकार को प्रभावित करते हैं, मतलब यदि हमारे मूल अधिकार किसी दूसरे के मूल अधिकार को प्रभावित करते हैं तो हमारे मूल अधिकार पर रोक लगाया जा सकता है। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? ये अनुच्छेद 13 कहता है। जैसे हमें हर चीज़ करने की स्वतंत्रता है, जैसे कि हम बोल सकते हैं, हंस सकते हैं। अब ऐसा इसका मतलब ये तो नहीं है कि रात को 2 बजे उठ के आप सुनसान रास्तों पर नहीं। हमें बोलने का, सुनने का, गाने का, घूमने का अधिकार है। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि किसी के पर्सनल घर में घुस गए, कहीं रात को 2 बजे सब सो रहे हैं, उस टाइम आप चिल्लाने लग जाओ तो सामने वालों को आपकी वजह से प्रॉब्लम होगी ना। तो इस कारण अनुच्छेद 13 में कहा गया है कि अगर हमारे मूल अधिकार से हमारी वजह से किसी दूसरे को अगर प्रॉब्लम हो रही तो हमारे मूल अधिकार पर रोक लगाया जा सकता है। ये कौन सा अनुच्छेद में कहा गया है? ये अनुच्छेद 13 में कहा गया है। तो अनुच्छेद के 13 के बारे में हुआ। अब पढ़ते हैं अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में कहा गया है विधि के समक्ष समानता। अर्थात विधि के समक्ष समानता का अर्थ ये होता है कि कानून के जो सामने सभी समान हैं, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। कानून के सामने सभी समान हैं, उस पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो विधि के समक्ष समानता या समता अर्थात कानून के सामने सभी समान हैं, यह व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है। कहाँ से ली गई है फ्रेंड्स? ब्रिटेन से ली गई है।
और जो कानून के समक्ष समानता है वो कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसे आप नोट करके जरूर रख लें। लेकिन एक पॉइंट इसमें और ऐड कर लीजिए, जबकि कानून के समान संरक्षण की जो बात कही गई है ये कहाँ से ली गई है, तो ये अमेरिका से ली गई। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर पूछा जाए आपको कानून के समक्ष समानता, तो ये कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। अगर आपको पूछा जाए कि कानून के समान संरक्षण की व्यवस्था कौन से देश से ली गई है, तो अमेरिका से ली गई है। तो ये हुआ विधि के समक्ष समता या समानता, जो अनुच्छेद 14 में इसका वर्णन किया गया है। अब देखेंगे अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? अनुच्छेद 15 कहता है जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थान या सरकारी स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यदि आप किसी सरकारी संस्था में कुछ कार्य के नाम से जाते, कुछ काम करवाने के नाम से कुछ काम से जाते हैं, तो वहाँ पर आपको सरकारी संस्थाओं में किसी जाति या लिंग, धर्म या जन्म स्थान के आधार पर आपसे भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये अधिकार कौन देता है? ये अधिकार हमें देता है अनुच्छेद 15। अगर हमसे ऐसा भेदभाव किया जाता है तो हम इसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, ये हमारा अधिकार है। अनुच्छेद 16 देखते हैं। अनुच्छेद 16 में कहा गया है लोक निर्वाचन मतलब सरकारी नौकरी की समानता। हमें जो सरकारी नौकरी मिलती है वो बिना किसी भेदभाव से मिलती है। हाँ, हालांकि कुछ समय के लिए कुछ जाति जनजाति को आरक्षण दिया हुआ है, कुछ कैटेगरी हैं उनको आरक्षण दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि उनको अपने बराबर लाना है, अपने साथ में कदम से कदम मिलाकर चलना है, इस वजह से उन्हें कुछ आरक्षण दिया हुआ है। लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं है, बस एक निश्चित समय तक के लिए है। जिस दिन सभी वर्ग के लोग एक ही कैटेगरी में आ गए, बराबर हो गए, समान हो गए, उस दिन उनके आरक्षण को समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन कानून के नज़र में सभी को समान नौकरी की बात कौन करता है? अनुच्छेद 16 करता है। अब देखते हैं अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में कहा गया है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता मतलब होता है छुआछूत। जैसे कोई व्यक्ति है जो छोटे जात का है, उच्च जात का है, ये सभी भावनाएं आज भी कहीं कहीं देखी जाती है, लेकिन ये सब गलत बात है और इसके खिलाफ हम आवाज़ उठा सकते हैं। जो हमें अधिकार कौन देता है? अनुच्छेद 17 देता है कि छुआछूत का अंत किया जाना चाहिए, जो अस्पृश्यता का अंत होना चाहिए। ये हमें अधिकार अनुच्छेद 17 देता है। अब देखते हैं अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 क्या कहता है? अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत मतलब हम जैसे पुराने ज़माने में, प्राचीन समय में राजा महाराजा होते थे, वो लोग क्या अपना उपाधि धारण करते थे? राजा, धीराज, शहंशाह, इस टाइप के उपाधि रखते थे। लेकिन वर्तमान समय में जब से हमारा संविधान हुआ है तो अनुच्छेद 18 कहता है कि हम इस प्रकार के जो उपाधियां हैं वो धारण नहीं कर सकते। किंतु जो शिक्षा, सुरक्षा तथा भारत रत्न, पद्म विभूषण इत्यादि है, इस प्रकार के जो पद है उसे हम रख सकते हैं, उपाधियों को रख सकते हैं। ये हमें अधिकार अनुच्छेद 18 देता है। विदेशी उपाधियां भी होती है, जो बाहर रहते हैं उनको भी कुछ कुछ उपाधियां दी जाती है। उनको रखना है या नहीं रखना है, इसके लिए आपको राष्ट्रपति से परमिशन लेना होगा, राष्ट्रपति से अनुमति लेना होगा। अगर राष्ट्रपति आपको परमिशन देते हैं तो ही आप उसे रख सकते हैं, अन्यथा नहीं रख सकते। तो अनुच्छेद 18 में क्या कहा गया है? जो उपाधियां हैं उनका अंत किया जाए, परंतु जो हमारे देश के पुरस्कृत किया जाता है किसी विशेष क्षेत्र में, जैसे भारत रत्न पुरस्कार है, परम विभूषण पुरस्कार है, इस प्रकार के हम रख सकते हैं। हमने देखा 18 तक के अनुच्छेद। अब देखते हैं 19 अनुच्छेद। अनुच्छेद 19 में कहा गया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, झंडा लहराने की स्वतंत्रता, पुतला जलाने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति
अपने भावों को अभिव्यक्त कर सकता है, इसकी स्वतंत्रता हमें अनुच्छेद 19 देता है। बोल सकता है, बोलने की स्वतंत्रता भी हमें अनुच्छेद 19 देता है। अपने हिसाब से झंडा लहराने की स्वतंत्रता, आप जिस धर्म के हैं उस धर्म का आप झंडा लहरा सकते हैं, या किसी के खिलाफ अगर आप पुतला जलाते हैं किसी चीज़ को प्रदर्शित करने के लिए तो आप वो भी कर सकते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता, ये सब किसने दिया है? अनुच्छेद 19 में दिया गया है। अब ये हमारा कौन कौन सी स्वतंत्रता है? अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता की बात की गई है, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता की बात की गई है। अब इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हम क्रमानुसार पढ़ेंगे कि हमें क्या क्या स्वतंत्रता है। तो हमने अनुच्छेद 19 का एक पहला पॉइंट पढ़ लिया। अब देखते हैं सेकंड पॉइंट, बिना हथियार के सभा करने की स्वतंत्रता। हम सभा कर सकते हैं परंतु बिना हथियार की। हथियार रखना गैर कानूनी है, बिना लाइसेंस के हथियार नहीं रख सकते कोई। तो ये अनुच्छेद 19 का सेकंड पॉइंट में बिना हथियार के सभा करने की स्वतंत्रता देता है। बिना रोक टोक चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता, बिना किसी रोक टोक के हम चारों ओर घूम सकते हैं। भारत में किसी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता, अगर आप भारत में किसी भी क्षेत्र राज्य में अगर बसना चाहते हैं तो आप बस सकते हैं, इसमें आपको कोई पाबंदी नहीं है, आपको पूर्ण अधिकार है। अगर आप जहाँ रहना चाहें वहाँ बसना चाहें आप बस सकते हैं। अब देखते हैं पांचवा पॉइंट है, संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार नहीं रहा। पहले संपत्ति का अधिकार कैसे था? मूल अधिकार था। अब संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया है। संपत्ति के अधिकार 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये आपके एग्जाम में पक्का 100% ये पूछे जाते हैं। आप कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, आपको कॉन्स्टिट्यूशन में से अगर मूल अधिकार के बारे में दिया गया है तो ये पॉइंट ज़रूर दिया होगा, आपको कहीं ना कहीं पूछा ज़रूर होगा। जो संपत्ति का अधिकार था उसे कानूनी अधिकार बना लिया गया है। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकार से इसे हटा दिया गया है और अनुच्छेद 300 क के तहत इसे कानूनी अधिकार बना लिया गया है। संगठन बनाने की स्वतंत्रता, नेक्स्ट है हमारा 6 पॉइंट है, संगठन बनाने की स्वतंत्रता। यदि कोई व्यक्ति अपना संगठन बनाता है तो वह बना सकता है, इसकी स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 19 में 6 पॉइंट में। 7वां हमारा अधिकार है, स्वतंत्रता अधिकार उससे संबंधित है कि व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। हम व्यवसाय कर सकते हैं, हम जैसा चाहे वैसा व्यवसाय कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप ऐसे मादक पदार्थों का व्यापार प्रारंभ कर दी, ये हमारे देश के लिए हानिकारक है, तो ये मादक पदार्थ से संबंधित व्यापार या व्यवसाय मूल अधिकार से नहीं आएगा। अब देखते हैं अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में कहते हैं कि इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 20 कहता है कि इसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। कौन कौन सी, चलो देखते हैं। एक गलती की एक ही सज़ा, अगर आपने कोई गलती की है तो उस गलती के लिए आपको एक ही सज़ा मिलेगी। ऐसा नहीं कि आज गलती की आज सज़ा मिली, उसी गलती की सज़ा कल और मिलेगी, ऐसा नहीं होता। एक गलती के लिए सिर्फ एक ही सज़ा मिलेगी। दूसरा पॉइंट है, सज़ा उस समय के कानून के आधार पर दी जाएगी, ना कि पहले और बाद के कानून के आधार पर। मतलब जैसे जिस समय जो कानून लागू है, जिस समय जो कानून है उसी आधार पर आपको सज़ा दी जाएगी। पहले जो कानून था उसके आधार पर नहीं, और न ही बाद में जो कानून बना है उसके आधार बनेगा, उसके आधार पर आपको सज़ा नहीं दी जाएगी। जिस समय आपने अपराध किया है, किसी ने अपराध किया है, तो उसको उसी के आधार पर सज़ा मिलेगी। नेक्स्ट है हमारा, सज़ा के बाद कैदी की संरक्षण दिया जाता है। जो सज़ा के बाद कैदियों को भी क्या दिया जाता है? संरक्षण दिया जाता है। ये भी हमारे मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं, जो अनुच्छेद 20 में कहा गया है कि कैदियों को भी कुछ संरक्षण दिए जाते हैं। अनुच्छेद 20 के अनुसार जब तक किसी व्यक्ति को न्यायालय दोषी करार नहीं कर देता
तब तक उसे अपराधी नहीं माना जाता। ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अनुच्छेद 20 में यह भी कहा गया है कि जब तक किसी व्यक्ति को दोषी करार नहीं दिया जाता, उसका दोष साबित नहीं हो जाता कोर्ट में, तब तक उसे दोषी नहीं माना जाएगा, अपराधी नहीं माना जाएगा, जब तक उसका दोष। इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है। इसी कारण धुआं देने वाले वाहन, बिना हेलमेट पहनने वाले व्यक्ति को पुलिस चालान काटती है। किसके तहत काटती है? अनुच्छेद 21 के तहत। अनुच्छेद 21 में ही निजता का अधिकार है। निजता का अधिकार मतलब प्राइवेसी का अधिकार भी दिया गया है, और गोपनीयता की जानकारी कोई उजागर नहीं कर सकता। यदि हमारा कोई गोपनीय बात है जिसे हम निजता का अधिकार कहते हैं, यह कौन सा अनुच्छेद देता है? तो वो अनुच्छेद 21 देता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंदर गोपनीयता का उजागर नहीं कर सकता। हमसे कोई जबरदस्ती हमारी गोपनीयता का, हमारे सीक्रेट बातों का, हमारी प्राइवेसी का उजागर नहीं कर सकता। ये भी एक मूल अधिकार है। इसका हनन होने पर हम कानून की मदद ले सकते हैं। अनुच्छेद 21 का इसमें 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है। इसे 68 संशोधन किया गया था और 67 संविधान संशोधन द्वारा 86वां संविधान संशोधन के द्वारा ऐड किया गया है। अनुच्छेद 21 के काम में इसमें 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है। यह 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उसको निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। ये प्राथमिक शिक्षा बहुत ही ज़रूरी है हमारे देश के लिए, हमारे देश के विकास के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के विकास के लिए, इसलिए इसे मौलिक अधिकार में जोड़ा गया है। और इसे कब संशोधन किया गया है? ये कौन सा संशोधन के अंतर्गत आता है? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। अब देखते हैं अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में क्या कहा गया है? इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 22 हमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करती है। गिरफ्तारी के संरक्षण करती है, उससे संबंधित अधिकार कौन देता है? अनुच्छेद 22 में कहा गया है। सबसे पहला है, देखते हैं एक एक पॉइंट, 3 पॉइंट है जिसकी स्वतंत्रता हमें दी गई है। कौन कौन से हैं? अनुच्छेद 22 क्या बताता है कि पहला पॉइंट है, व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले वारंट बताया जाता है। मतलब वारंट का मतलब होता है कारण, रीज़न। आप किसी व्यक्ति को ऐसे ही नहीं उठा सकते किसी के घर से, क्योंकि उनको कारण बताना पड़ता है, उसके नाम का वारंट निकालना पड़ता है, तब आप किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं। उसको वारंट का मतलब होता है रीज़न, कारण। जब तक आप किसी व्यक्ति को कारण नहीं बताओगे कि आपने ये गलती की है, तब तक आप उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। अनुच्छेद 22 का सेकंड पॉइंट का अधिकार है, 24 घंटे के अंदर न्यायालय के सहशरीर प्रस्तुत किया जाता है। मतलब 24 घंटे के अंदर अपराधी जिस पर संदेह है उसे 24 घंटे के अंतर्गत उन्हें कहाँ पेश करना होता है? न्यायालय में पेश करना होता है, जज के सामने। परंतु इसमें 2 पॉइंट है, आप ऐड कर लीजिए कि 24 घंटे में यातायात, जैसे 24 घंटा लग गया, न्यायालय कोर्ट है वो बहुत दूर है और उनको कम से कम 24 घंटा लग गया जाती, तो इसको उसमें नहीं जोड़ा जाएगा। और अवकाश है, जैसे आज सैटरडे है, शनिवार है, शनिवार को गिरफ्तार किया गया, अगर कल संडे है, संडे को छुट्टी रहती है, या कुछ अवकाश हो गया, कुछ फेस्टिवल है, कुछ वजह से अवकाश रह गया, सरकारी अवकाश, तो उसको भी शामिल नहीं किया जाएगा, उसे गिना नहीं जाएगा। और नॉर्मल टाइम में 24 घंटे के अंदर उसे पेश करना ज़रूरी है न्यायालय के सामने। गिरफ्तार व्यक्ति को अपने पसंद का वकील रखने का अधिकार है, ये 3rd पॉइंट है। मतलब जो गिरफ्तार किया गया है व्यक्ति है वो अपने कार्यवाही के लिए अपने पसंद का व्यक्ति चुन सकता है, वकील रख सकता है, ये उसका अधिकार है। ये किससे संबंधित है? 22 अनुच्छेद गिरफ्तारी से संरक्षण या रक्षा करती है, अनुच्छेद 22। अब देखते हैं अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 क्या कहता है?
अनुच्छेद 23 में बलात्श्रम मतलब जबरदस्ती का श्रम, किसी को जबरदस्ती श्रम करवाना, उसके खिलाफ हम कार्रवाई कर सकते हैं, यह अधिकार हमें अनुच्छेद 23 देता है। बेगारी, बेगारी का मतलब होता है बिना वेतन पर काम करवाने वाला, किंतु राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर बलात्श्रम या बेगारी कराया जा सकता है। जैसे सरकारी मुद्दे हैं, सरकारी मुद्दे मतलब कुछ सरकारी काम आ गया, कुछ ज़रूरतें आ गई, देश में ऐसी बाधाएं आ गई जिसकी वजह से सबके सहयोग की ज़रूरत है, परंतु उसको देने के लिए गवर्नमेंट के पास कोई पैसे नहीं हैं। इस स्थिति में हम गवर्नमेंट या सरकार के द्वारा बेगारी या बलात्श्रम करवा सकता है, लेकिन कोई प्राइवेट व्यक्ति, निजी व्यक्ति अपने निजी स्वार्थ या निजी काम के लिए हमसे बेगारी और बलात्श्रम नहीं करवा सकता। ये कानून के खिलाफ है। अगर इससे ऐसा कोई करता है तो हम किसकी मदद ले सकते हैं? कानून की मदद ले सकते हैं। इसका अधिकार हमें कौन देता है? अनुच्छेद 23 देता है। अब देखते हैं अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 कहता है 24 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता। मतलब 24 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उसे जैसे रासायनिक खाद वाला काम हो गया या फटाके की दुकान हो गए, इस टाइप के जो फैक्ट्रीज हैं, केमिकल फैक्ट्रीज हैं, इस टाइप के फैक्ट्रीज में 24 वर्ष से कम बच्चों को काम नहीं करवाया जा सकता। अगर ऐसा कुछ करवाता है तो हम अनुच्छेद 24 हमारा अधिकार है कि हम इस पर कानून की मदद ले सकते हैं। अब देखते हैं, हमने अपने जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसके बारे में देख लिया। अब देखते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, उसमें कहाँ से कहाँ तक धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित कानून के बारे में बताया गया है। तो अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक के बारे में चलिए इसको एक एक करके देखते हैं। अनुच्छेद 25 सबसे पहले क्या कहता है कि अंतःकरण की चर्चा अर्थात व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा है। इसके तहत सिखों को कृपाण मतलब तलवार, मुस्लिमों को दाढ़ी रखने की और हिंदुओं को टीकी रखने का अधिकार है। ये कौन? जो ईसाई होते, जो सिख होते हैं वो कृपाण धारण करते हैं, कृपाण मतलब तलवार धारण करते हैं, और जो मुस्लिम होते हैं, मुस्लिम उन लोग दाढ़ी रखते हैं, और हिंदू टीकी रखते हैं। टीकी का अर्थात होता है जब ब्राह्मण लोग या किसी का मृत्यु के बाद जो छोटे सा पिछला हुआ भाग रखते हैं बाल का, उसे टीकी कहा जाता है। अगर ये हिंदू धर्म की प्रथा मानी जाती है तो ऐसा रखता है तो ये उसका अधिकार है। और ये अधिकार कौन देता है? ये अधिकार हमें अनुच्छेद 25 देता है। अब देखते हैं अनुच्छेद 26 क्या कहता है। इसमें सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता है। मतलब अनुच्छेद 26 कहता है कि इसके तहत हम हवन, सड़क पर नमाज पढ़ने की, यज्ञ करने की स्वतंत्रता है। मतलब सड़क पर नमाज भी पढ़ सकते हैं, हवन भी कर सकते हैं, यज्ञ भी कर सकते हैं। इसकी स्वतंत्रता का अधिकार कौन देता है? अनुच्छेद 26 देता है सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 27 में धार्मिक कार्य के लिए रखा गया धन पर टैक्स नहीं लगता। अनुच्छेद 27 कहता है कि जो धार्मिक कार्य के लिए रखा गया धन है उस पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगता है। अनुच्छेद 28 में कहा गया है सरकारी धन से चल रहे संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। जो सरकारी स्कूल्स हैं, सरकारी जो भी भवन है, वहाँ पे अगर संस्थाएं हैं, ऐसा चल रहा है, उसमें धर्म को, किसी एक पर्टिकुलर धर्म को लेकर उसके आधार पर शिक्षा नहीं दी जाएगी, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। क्यों? क्योंकि भारत कैसा है? सभी धर्मों से बना हुआ देश है, सभी धर्म के लोग निवास करते हैं, इसलिए सरकारी धन से चल रहे संस्था है, स्कूल्स हैं, उन पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये अधिकार कौन देता है? अनुच्छेद 28 देता है। अनुच्छेद 19 अल्पसंख्यक के हित के संरक्षण। अनुच्छेद 29 कहता है, अनुच्छेद 29 में कहा गया है
कि इसमें अल्पसंख्यक के हित के लिए कुछ संरक्षण किए गए हैं। इसमें अल्पसंख्यक के संरक्षण से संबंधित कानून का अधिकार है, कानूनी अधिकार है। यह कहा गया है कि किसी भी अल्पसंख्यक को किसी भाषा या संस्कृति के आधार पर संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता। अल्पसंख्यक लोग होते हैं, ट्राइबल एरियाज होते हैं, या किसी के जाति धर्म ऐसे पिछड़े हुए अल्पसंख्यक लोग होते हैं, किसी आधार पर पिछड़े हुए अल्पसंख्यक लोग होते हैं, उन्हें उसके संस्कृति या उनके भाषा के आधार पर किसी भी स्थान पर प्रवेश करने से रोक नहीं लगाया जा सकता। ऐसा करने पर किया जाता है तो अनुच्छेद 29 के तहत हम कानून की मदद ले सकते हैं। अनुच्छेद 30 में कहा गया है अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान संरक्षण। जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनके शिक्षा संरक्षण के लिए कुछ अधिकार दिए गए हैं। चलिए वो देखते हैं। जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनको शिक्षा के संरक्षण के लिए अधिकार है। क्या अधिकार है? कि बहुसंख्यक के बीच शिक्षा लेने के संकोच कर रहा है तो अल्पसंख्यक अपने पसंद की संस्था खोल सकता है। जैसे कोई व्यक्ति है, अल्पसंख्यक व्यक्ति, उसे बहुसंख्यक के बीच रहने में उन्हें कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है, वो अपने आप को संकोच फील कर रहा है, अपने आप में संकोच महसूस कर रहा है, तो इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में या इस अवस्था में वो अपने पसंद की संस्था खोल सकता है। सरकार उसके लिए भी हमें क्या देगी? धन प्रदान करेगी अगर ऐसा होता है तो। नेक्स्ट है अनुच्छेद 31। अनुच्छेद 31 में कहा गया है, इसमें पैतृक संपत्ति की चर्चा की गई है। जो मूल अधिकार या मौलिक अधिकार था, परंतु अनुच्छेद 31 में कहा गया है कि 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा कानूनी अधिकार बना दिया गया है और अब 300 क में जोड़ दिया गया है। इसको अनुच्छेद 300 क में ऐड कर दिया गया है। पैतृक संपत्ति की चर्चा की गई है जो अब मूल अधिकार या मौलिक अधिकार नहीं है। और इसको किस में जोड़ा गया है? अनुच्छेद 300 क में ऐड किया गया है। अब ये क्या हो गया है? कानूनी अधिकार हो गया है। अब हम कल देखेंगे अनुच्छेद 32 के बारे में। बहुत ज़्यादा उसमें बातें हैं जो कही गई है, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने सोचा कि उसको नेक्स्ट क्लास में करवाऊँ, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आपको पढ़ने में भी मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए मैंने आज के लिए बस इतना ही रखा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो फ्रेंड प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। बाय बाय, सी यू, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।